नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। टी.सी. इलियट के सिद्धांत लेकर आपके साथ। टी.सी. इलियट के बारे में जान लेते हैं। पहले भूमिका 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य कवियों और आलोचकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिकी नई आलोचना के मसीहा कहे जाते हैं। इलियट ने व्यवहारिक आलोचना को जहाँ मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया है, वही सैद्धांतिक आलोचना में भी थोड़ा बहुत कार्य किया है। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1888 में सेंट लुई, मिसौरी, अमेरिका में हुआ। उनका निधन 4 जनवरी 1965 लंदन में हुआ है। इलियट के गुरु आयरबिंग बेनेट और जॉर्ज संताया उनके गुरु रहे हैं। शिक्षा उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में 1910 में एमए की परीक्षा पास की है। इलियट ने छात्र जीवन में ही संस्कृत और पाली का अध्ययन भी किया है। कवि, नाटककार, आलोचक के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। इलियट का युग 20वीं सदी के पूर्वार्ध इलियट युग के नाम से जाना जाता है। 1948 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए इलियट ने फेबर एंड एबर पुस्तक, जो प्रकाशन संस्थान है ये, उसके निदेशक बने हैं। द क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है। उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। बहुत बार नेट की परीक्षा में इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफान 1915 में, द वेस्टलैंड 1922, 1948 में इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नाटक है मर्डर इन द कैथेड्रल और द कॉकटेल पार्टी 1935 और 1950 में। समालोचना की बात करें तो द सीक्रेट वुड, ये ऐसे हैं इसके अंदर 1920 में। एलिजाबेथ एसेज, द कॉकटेल पार्टी और सिलेक्टेड एसेज 1934 में। द सीक्रेट वुड में प्रथम आलोचनात्मक कृति इसको कह सकते हैं। इलियट का ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक नाम से लेख इसी में संग्रहित है। यह लेख इलियट की आलोचना का मूल आधार होने के कारण साथ साथ इसका प्रस्थान बिंदु भी हम कह सकते हैं। इलियट ने अपनी आलोचना में निजी काव्य कर्मशाला को उपजाऊ या उपजात भी कहा है। द वेस्टलैंड रचना में अंग्रेजी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। इनकी अस्पष्टता और असंबद्धता के कारण आलोचकों ने इसे साहित्यिक धोखाधड़ी तक की संज्ञा दी है। एलियट का टी ह्यूम और एजरा पाउंड, जिन्होंने बिंबवाद आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे, इनके संपर्क में ये रहे हैं। ह्यूम ने स्वच्छंदतावाद एवं मानवतावाद का विरोध करते हुए आलोचना जगत में शास्त्रवाद की स्थापना करने का प्रयास किया है। इलियट ने भी इसमें योगदान दिया है, किंतु ह्यूम की मृत्यु 1917 में हो गई और एजरा पाउंड पेरिस चले गए। इसके बाद इलियट स्वतंत्र रूप से लेखन में प्रवृत्त हो गए। इलियट ने अपने समय में प्रचलित परंपरावादी आलोचना प्रणाली की घोर आलोचना की है। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अरस्तु को अपना आदर्श माना है। इलियट की आलोचना का मूल आधार है परंपरा और व्यक्तिगता प्रज्ञा पर आधारित है। इसके 3 सिद्धांत हैं: व्यक्तिगतावादी सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। हमारे जो सिलेबस में है व्यक्तिगतावाद का सिद्धांत है। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की मान्यताओं की बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहता है इस सिद्धांत के माध्यम से इलियट? सबसे पहले हम इलियट की कविता, जो बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया है, उन्होंने कला को निर्व्यक्तित्व घोषित कर कवि को काव्य की स्वतंत्र अवधारणा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। इनकी मान्यताओं की बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषता कहो, प्रवृत्तियाँ कहो या मान्यता कहो, एक ही बात है। कवि वैज्ञानिक के समान निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है तथा कला भी निर्व्यक्तिक होती है, किसी भी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है।
निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण करना। यानी जिस प्रकार वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ें निकाल करके एक नियम निकाल देता है, उसका सामान्यीकरण कर देता है, उसी प्रकार कभी भी एक वैज्ञानिक की भांति अपने भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण कर देता है, जो सभी के लिए समान हो जाता है। कवि के व्यक्तिगत भाव सार्वभौम भावों में रूपांतरित होकर अभिव्यक्त होते हैं। निर्व्यक्तिकता के दो रूप हैं, एक है प्राकृतिक, एक है विशिष्ट निर्व्यक्तिकता। काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, ये उन्होंने माना है। कवि एवं कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होती हैं। कवि के 3 स्वर उन्होंने बताया है। श्रेष्ठ काव्य में तीन विशेषता होनी जरूरी है। इन मान्यताओं का विश्लेषण उन्होंने किया है। इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण करना। इलियट कला को निर्व्यक्तिक मानते हुए कवि के मस्तिष्क को काव्य की अवधारणा का माध्यम मात्र स्वीकार करते हैं। एजरा पाउंड की भांति ये कह रहे हैं कि कवि वैज्ञानिक के समान निर्व्यक्तिक तथा वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। इलियट के अनुसार 2 बातें मैंने बताई, 2 टाइप बताए, प्राकृतिक और विशिष्ट। प्राकृतिक का मतलब कुशल शिल्पी, जिस प्रकार कुम्हार एक कुशल शिल्पी होता है, और विशिष्ट का मतलब होता है प्रौढ़, जिसके अनुभव के आधार पर वो कविताओं को रचता है। उसमें उसका विचार तो होता ही होता है, साथ में उसकी प्रौढ़ता भी झलकती है। प्राकृतिक में अपने आप जो चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप चीज़ें जो बन जाती हैं, उसको उन्होंने कहा है। कवि और कलाकृति दोनों में परस्पर एक दूसरे को दोनों प्रभावित करती हैं। कवि और कवि की कलाकृति, जहाँ भी इलियट कवि ने व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो कवि के व्यक्तित्व को और संपूर्ण कवि के व्यक्तित्व से निर्मित होता है। कोई भी रचना जो है वो संपूर्ण कवि के व्यक्तित्व से होती है। कवि ही अपने काव्य जगत में व्याप्त हो जाता है। कविता के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। 3 तरह की कविताएं होती हैं। एक तो है वो स्वयं से बातें करता है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको कविता लिखनी है आत्मसंतुष्टि के लिए। दूसरा वो श्रोता से बात करता है, और तीसरे में वो ना स्वयं से बात करता है ना श्रोता से बात करता है, बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। प्रथम स्वर में स्वयं से बातें करता है। कवि का लक्ष्य अपने भार से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो बिना कहे वह रह नहीं सकता है। दूसरे स्वर में नाटक आते हैं। कवि पूर्ण सजग होकर अपने व्यक्तित्व से कृति का सृजन करता है। और तीसरे में वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, वरन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इलियट यह भी कहते हैं कि किसी भी कविता में केवल एक स्वर का मिलना कठिन है। श्रेष्ठ कविता में तीनों का समावेश होना, समन्वित होती हैं तीनों की तीनों, तभी एक रचना जो है वो सर्वश्रेष्ठ बन सकती है। इलियट की दृष्टि में काव्य का वैशिष्ट्य व्यक्तिगत मनोभावनाओं की तीव्रता पर निर्भर न होकर उसकी कलात्मक प्रवृत्ति की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है। महान कलाएं सदा निर्व्यक्तिक होती हैं। निर्व्यक्तिक का मतलब आप समझ ही गए हो, जिसमें किसी के साथ पार्शलिटी ना की जाए, किसी भी एक पहले के पूर्वाग्रह उसमें काम ना आए। निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की आलोचना। कविता पर वैशिष्ट्य और व्यक्ति मनोभावों की तीव्रता पर निर्भर न होकर उसकी कलात्मक प्रक्रिया की उत्कृष्टता पर निर्भर है। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इलियट ने विज्ञान रूप का जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है, कवि का मन प्लेनेटम के टुकड़े की भांति है, और काव्य निर्माण में कवि का मन निष्क्रिय रहकर काव्य निर्माण में वह आवश्यक जो घटक होते हैं उसे संग्रहित, संगठित और रूपांतरित होने का केवल माध्यम मात्र है। कवि का मन निष्क्रिय रहकर काव्य निर्माण में वह आवश्यक जो घटक होते हैं उनको संग्रहित, संगठित और रूपांतरित माध्यम बनता है। इलियट ने निषेधात्मक और अभावात्मक दृष्टिकोण बताकर इसकी घोर आलोचना की गई है। कवि से प्लेटिनम के टुकड़े की उपमा भी लोगों ने
के गले से नहीं उतरती है। आलोचकों द्वारा इसका खंडन करते हुए वो पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि कवि मस्तिष्क एक सचेतन और क्रियाशील वस्तु है, उसकी जड़ पदार्थ में उपमा कतई उचित नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है कि इलियट की निर्व्यक्तिकता संबंधी धारणाएं पाश्चात्य जगत में काफ़ी चौंकाने वाली सिद्ध हुई हैं। उनके समकालीन न तो कोई भली भांति इसका अर्थ समझ सका है और न ही इसे ढंग से स्वीकार कर चुका है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इसे असंगत, हास्यास्पद और बहुत सारे गुणों से युक्त माना है। मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद जो सिद्धांत है वह न सिर्फ उनकी बल्कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और एक विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद जो सिद्धांत है वह अपने भीतर भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है, जिसमें कलाकार, नाटककार और अभिनेता के कौशल से व्यक्तिगत भाव सर्वसाधारण के भाव में ही बदल जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व देता है। इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदतावादी चिंतन के विरोध में साहित्य और कला के क्षेत्र में आत्मा अभिव्यक्ति के स्थान पर निर्व्यक्तिकता और तटस्थता भावाभिव्यक्ति का एक मौलिक और चिंतनपरक उत्कृष्ट सिद्धांत है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।